जाति जनगणना का मुद्दा ये केवल जातियों का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे के कोर में जैसे चूँकि राहुल गांधी का कद बड़ा है इसलिए उन्होंने जब इस बात को सदन में उठाया तो ये एक बड़ा डिस्कोर्स बन गया। उन्होंने क्या उठाया? 90 में 3 कैबिनेट सेक्रेटरी और हम जैसे लोग और तमाम लोग इस देश हमसे पहले भी बहुत संघर्ष किया। उन लोगों ने ये सवाल बार-बार पूछे। मैंने खुद आरटीआई लगाई विश्वविद्यालयों में, कितने प्रोफ़ेसर किसके? कितने जो है प्रिंसिपल आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 90 कॉलेज हैं और मैं दावे से कह रहा हूँ कि 1-2 अपवाद छोड़ दें तो सारे सवर्ण प्रिंसिपल हैं। आज तक वाइस चांसलर कोई ओबीसी नहीं बना होगा, एक आध कोई अपवाद छोड़ दें। मैं उन पाठकों में हूँ सामाजिक न्याय की विचारधारा के जिन लोगों ने किताबों से पढ़ करके हमने लोहिया को नहीं देखा, हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने मंडल आंदोलन नहीं देखा, हमने तमाम विचारकों को नहीं देखा, लेकिन जब किताबों को पढ़ा तो लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया तो इस गलियारे से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। तो एक जमाने में जब ये 80-90 के बाद के दशक में राजनीति में जाति का सवाल केंद्र में आया तो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के लोग उन्होंने कहा कि राजनीति का जातिवादीकरण हुआ। तो रजनी कोठारी जैसे बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा नहीं, जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। तो वह जब राजनीतिकरण होगा, सांस्कृतिकाइजेशन होगा उनका, तो उनको अपने अधिकार, न्याय, बराबरी के लिए लड़ता हुआ आप देखेंगे। और जब उन्हें आप कोई पासी, मल्ला, निषाद, धोबी, नाई, बढ़ई इसकी जाति का व्यक्ति जब आएगा, हक मांगेगा, तो लगेगा कि ये देश सबका देश बन रहा है। क्योंकि उसके पहले वो जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज एक आंकड़ा था, अब वो अपना शिक्षा, रोजगार, हक, अधिकार मांग रहा है, तो राष्ट्र मजबूत हो रहा है। तो पहला स्टेज तो पंकज दा ये है कि जातिगत चेतना कि इसके नाम पर अगर गैर बराबरी हुई है, तो इस गैर बराबरी को दूर करके बराबरी तक आए, हम भी एक बराबर के हिस्सेदार बने। इस फेज में हम खड़े हैं और यहाँ से एक सकारात्मक दृष्टि दिख रही है। लक्ष्मण जी, आप बहुत करीब से इन चीजों पर नजर रखते हैं। बिहार में जिस तरह जाति जनगणना हुई और उसके जो नतीजे आए और उसके बाद अब आरक्षण को 75% तक करने की बात हो रही है, इस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? शुक्रिया पंकज दा। निश्चित रूप से अब तक भारतीय राजनीति के ऊपर मौजूदा 1-2 दशक में बात करें तो ऐसा लगता था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बार-बार खींच करके दक्षिणपंथी सियासी खेमा राजनीति को ले जाना चाहता था और बाकी दलों को मजबूर कर देता था कि आप उसके पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में खड़े हों और असल में दोनों का फायदा दक्षिणपंथी खेमे को होता था। उसमें कई बार कोशिश की गई कि सरोकारी मुद्दों को सियासत की धुरी बनाया जाए, लेकिन उस पर उस दर्जे की कामयाबी नहीं हासिल हुई और बिहार को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने 2 सवालों पर सियासत की पिच को, धुरी को बदल दिया है। बिहार ने पिछले 1 साल में तकरीबन 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और अब तक के इतिहास में इतने कम वक्त में इतना रोजगार किसी सरकार ने नहीं दिया था। तो रोजगार केंद्रीय विषय बना जिस पर सियासत बदली है और दूसरा मुद्दा जाहिर है जाति जनगणना का था। मैं उन पाठकों में हूँ सामाजिक न्याय की विचारधारा के जिन लोगों ने किताबों से पढ़ करके हमने लोहिया को नहीं देखा, हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने मंडल आंदोलन नहीं देखा, हमने तमाम विचारकों को नहीं देखा, लेकिन जब किताबों को पढ़ा तो लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया तो इस गलियारे से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा है, जिसे बार-बार बाधा के रूप में रोका गया कि सब बराबर न हो जाएं, सबको सबके हिस्से का हक न मिल जाए और असल में आइडिया ऑफ इंडिया के कोर आइडियोलॉजी में यह था न्याय, समता, बंधुता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक चेतावनी दी थी कि संविधान लागू होने के बाद एक राजनीतिक बराबरी तो हम दे रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट की एक कीमत। मगर यदि इस समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई, तो राजनीतिक बराबरी के मायने नहीं निकलेंगे। आजादी का अमृत काल मनाया जाना, शिगुफों और जुमलों की बरसात होना, उस बीच में शायद ये किनारे पड़ता जा रहा था कि सब बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो हमने जिस सामाजिक न्याय की विचारधारा को पढ़ा, समझा, जाना, उसमें हमने
हम लोग वो थोड़े से लोग हैं जो लगातार इस पर लिखते पढ़ते बोलते रहे और जिसके एवज में हमें जातिवादी और रिग्रेसिव विभाजनकारी सब कुछ सुनना पड़ा है। लेकिन हम ये जानते थे कि इस देश का कितना बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है, क्योंकि ये केवल जातियों को नहीं गिनेगा, वो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल तक जाएगा। इसलिए हमें बाकायदे पता था कि अगर जाति जनगणना केंद्रीय मुद्दा बन गया, तो कोई चुनाव जीते या हारे, देश मजबूत है। ये मेरा मानना है। तो बिहार जी की सरकार ने उस धुरी को केंद्र में कर दिया है और इसने कम से कम बाकी दलों को, कांग्रेस पार्टी देखिए, राहुल गांधी एक नए रूप में जब दिख रहे हैं तो वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि भाई महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा में हमसे गलती हुई, हम इसको मानते हैं। ये होता है न्याय का विचार। वो कहते हैं कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो अब सियासत की धुरी बदल रही है और मेरा मानना है कि ये मौजूदा दौर की सियासत का सबसे अहम अध्याय लिखा गया है। जी बिल्कुल। लक्ष्मण जी, तो ये जो बात अनिल जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये एक छोटा कदम है कम से कम कम्युनल पॉलिटिक्स का मुकाबला करने, लेकिन जितनी घबराहट भाजपा में नजर आ रही है वो भी एक मोदी जी का बयान देख लीजिए, उनके बिहार के नेताओं का बयान देख लीजिए, गृह मंत्री का ये कहना, अमित शाह का, नहीं नहीं हम इसके खिलाफ नहीं है, समय आने पर फैसला किया जाएगा। तो क्या इससे राजनीति में परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? क्या 2024 की चिंताएं बढ़ा दी है भाजपा की, और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा नैरेटिव ऐसा मिल गया है जो 2024 में उसके पास एक नैतिक आभा के रूप में भी एक अस्त्र मिलेगा उसे? देखिए पंकज दा, ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि असल में हम किसी भी सियासी कदम को उसके परिणाम से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो एक तो ये है कि जाति जनगणना जैसे मुद्दे का असर, ये तो मैंने पहली टिप्पणी में भी कहा कि इसने उस आइडिया ऑफ इंडिया के कोर एजेंडे को वापस सेंटर पॉइंट बनाने में एक भूमिका तो निभाई है। जैसे जाति जनगणना का मुद्दा, ये केवल जातियों का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे के कोर में, जैसे चूंकि राहुल गांधी का कद बड़ा है, इसलिए उन्होंने जब इस बात को सदन में उठाया तो ये बड़ा डिस्कोर्स बन गया। उन्होंने क्या उठाया? 90 में 3 कैबिनेट सेक्रेटरी, और हम जैसे लोग और तमाम लोग, इस देश हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों ने ये सवाल बार-बार पूछे। मैंने खुद आरटीआई लगाई विश्वविद्यालयों में, कितने प्रोफेसर किसके, कितने जो है प्रिंसिपल। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 90 कॉलेज हैं और मैं दावे से कह रहा हूं कि 1-2 अपवाद छोड़ दें तो सारे सवर्ण प्रिंसिपल हैं। आज तक वाइस चांसलर कोई दलित नहीं बना, ओबीसी नहीं बना होगा, एक आध कोई अपवाद छोड़ दें। इसका मतलब ये कि नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड यही पर हम सुटेबल, बस जोड़ दे रहे हैं जी। और पहले नॉट अवेलेबल हुआ करता था एकेडमिया में, और क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि पूरा विमर्श कैसे बना। जब वो अवेलेबल होने लगे तो नॉन फाउंड सुटेबल हुए, जब अवेलेबल भी हो गए, सुटेबल भी हो गए, तो नई शिक्षा नीति ने पूरी शिक्षा को बेच दिया। तो खैर उस पर बात करेंगे कभी कि वो परमानेंट ना हो पाए। इसका मतलब कहना मेरा ये है कि जाति जनगणना का मुद्दा असल में उन मुद्दों का सेंटर पॉइंट होता है, हिस्सेदारी का। और हिस्सेदारी किसमें? नौकरियों में। हिस्सेदारी किसमें? जमीन के सवाल में, शिक्षा में, रोजगार में। अब राहुल गांधी ने जैसे पूछा ना, अखिलेश यादव है, सपा, बसपा, आरजेडी, जितना भी एलाई पार्टनर है इंडिया अलायंस का, एक आध अपवाद छोड़ दे तो शायद किसी ने विरोध नहीं किया कि जाति जनगणना के मुद्दे को हम रखेंगे। एक आध ममता बनर्जी का कहीं कहीं आता है, ममता बनर्जी या केजरीवाल का, कि भाई ये कोर एजेंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर एजेंडा इसलिए होना चाहिए, और ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गई। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस का एक नया विचार तंत्र वहां से जुड़ा हुआ है कि ये असल में शिक्षा, रोजगार, हिस्सेदारी का सवाल प्लस। अब आइए बिहार के उदाहरण से मैं ले लूं। नीतीश कुमार ने जब पूरा बयान रखा कि ये जो आर्थिक सर्वे हैं, इसमें 92 लाख लोग कैसे गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें कि जिन 3 साल से 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा था, आपने 9 साल में एक तो क्या किया कि उनको अगले 5 साल के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। लेकिन छोड़िए, नरेंद्र मोदी की एक आसान सवाल का जवाब दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि उन 80 करोड़ लोगों में जो इतने लाचार बेबस कर दिए गए कि वो 5 किलो अनाज भी सरकार से लेके जिएंगे, वो कौन है?
और जैसे ही हम ये पूछेंगे वो कौन है जिसके पास घर आज भी नहीं है, जमीन आज भी नहीं है, शिक्षा आज भी नहीं है, यहां से वो कोर एजेंडा जुड़ता है जिसको अनिल जी कहना चाह रहे थे कि ये एकमात्र मुद्दा नहीं है जिससे बदलाव आएगा। मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन मैं इसमें ये चीज ऐड कर रहा हूं कि जाति केवल अकेले नहीं लड़ पाएगी, ये बात ठीक है, लेकिन जाति के नाम पर जो गैर बराबरी है अगर उसे मुद्दा बना लें तो वो जो प्रधानमंत्री की परिभाषा वाला गरीब है वो तो सबसे ज्यादा इसी वंचित शोषित समाज में है। और जो सवर तबके का गरीब है उसके लिए ईडब्ल्यूएस लगा हुआ है, उसकी गरीबी से किसी को ऐतराज नहीं। सवर्ण तबके के गरीब को भी उसका हक मिले, लेकिन इस देश के 90% SC ST OBC पसमानदा को उनका हक मिले। और इस हक की लड़ाई में महंगाई आएगी, बेरोजगारी आएगी, अशिक्षा आएगी, नौकरी का सवाल आएगा, और ये सवाल सब मिलकर के 2024 में सियासत को बदलने का पूरी गुंजाइश रखते हैं। इसलिए पूरी मैं इस गुंजाइश। बड़े फ्रेम में इसे देख रहा हूं। और जैसे पंकज आखिरी बात, बिहार में ये जब कुछ इतना होगा और बिहार बीजेपी इसका सपोर्ट करेगी, और आखिरी एक चीज जोड़िए ना, महंगाई बेरोजगारी सब पर बीजेपी कोई ना कोई बहाना बना लेती है और विरोध कर देती है। जाति जनगणना का अभी तक मुखर होकर विरोध नहीं कर पाई, गृह मंत्री फंस गए, आपने अभी बोला कि वो कह रहे हैं उचित समय पर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब ये जाति अपनी राजनीतिक चेतना से संपन्न हुई हैं, ये आपको यूं ही वोट नहीं दे देंगी। हाँ, इसके भीतर एक कम्युनल फोर्सेस काम कर रही है जो इनकी तरफ आज भी है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज बीजेपी बिल्कुल पीछे चली गई, अभी काम करना है इस पर। अगर वो काम होगा तो बिहार वाला असर उत्तर प्रदेश में होगा, और वो वैचारिक चैलेंज दिया है जाति जनगणना ने। हिंदुत्व एक आइडिया है, एक विचार है जो जाति के विभाजन को छिपाकर, पर्दा डालकर धर्म की सांप्रदायिकता राजनीति को खड़ा करता है। जाति का विमर्श अपने उस वृत्त के भीतर, धर्म के वृत्त के भीतर ये पूछता है कि धर्म के नाम पर सारी मलाई तो किसने खाई, और हमें अछूत होने का मिला, हमारे गले में मटका, हमें मूंछ रखने पर मारा, हमें शिक्षा में नहीं, हम प्रोफेसर नहीं, हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं, और तब ये फ्रेम बड़ा हो जाता है। इसलिए बीजेपी इसका विरोध नहीं कर सकती, और आइडियोलॉजिकली बीजेपी यहाँ फंस गई है, इसलिए मैं इसमें गुंजाइश देख रहा हूँ। लक्ष्मण भाई, मैं बस दो टिप्पणियां आपसे चाहता हूं। एक तो ये कि अभी इंडिया गठबंधन में हमें बहुत मतभेद दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो पिछले दिनों नीतीश कुमार जी की एक टिप्पणी आई या अखिलेश यादव की टिप्पणी आई, और उसमें इसका कितना असर पड़ेगा, ये जो अब बिहार से शुरू हो गया है, क्या इंडिया गठबंधन इससे मजबूत होगा, या इस मुद्दे पर वैसी एकता नहीं बन पाएगी, या एनडीए गठबंधन के भी कुछ दल मजबूर होंगे इस तरफ आने के। और दूसरा, हम सबकी मान्यता ये रही है, रैदास के शब्दों में जो कहा जाता है, जात जात में जात है जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। तो क्या कास्टलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में जाति जनगणना एक पड़ाव है, या इससे जातियां मजबूत होंगी? क्योंकि बहुत लोगों का यह सवाल होता है, जिससे तो जाति और मजबूत हो जाएगी। इन दोनों पर मैं आपकी अंतिम रूप से कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां चाहता हूँ जी। पंकज दा, दो सवाल, पहला सियासत का सवाल, दूसरा विचार ख्याल का। तो मैं विचार ख्याल वाले पे पहले आ जाता हूँ क्योंकि ये मेरा प्रिय है। कास्टलेस सोसाइटी बन पाएगी या नहीं, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, बाबा साहब की किताब जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, उसे अगर कायदे से देश के हर एक सिलेबस में डाला गया होता, अच्छे से पढ़ाया गया होता, तो शायद एक समझ बन पाती कि ये ख्याल क्यों आता है कि कास्टलेस सोसाइटी बने। क्योंकि बुद्ध से लेकर के 2023 तक के एक पैरेलल आइडिया ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो एक पैरेलल आइडियोलॉजी है जो दक्षिणपंथी यथास्थितिवादी वर्चस्ववादी विचार के सामने मानववादी न्याय, समता, बंधुता, मोहब्बत इसके विचार में आती है। इस विचार के कोर में एक बात जब खटकी कि अच्छा, इन सब के खिलाफ कौन है, मोहब्बत के खिलाफ कौन है, अन्याय के पक्ष में कौन है, तो वहां लगा कि इन सारे टूल में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन सारे विचारकों ने, दार्शनिकों ने ये समझा कि जब जाति खत्म हो जाएगी या जाति के नाम पर ये गैर बराबरी खत्म हो जाए तो शायद हम एक खूबसूरत दुनिया बना पाएंगे। तो ये एक लंबा विचार, लंबा संघर्ष है। मैं ये कह दूं कि ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा जब जातियां खत्म
न हो या हो जाएंगी, ये अभी मेरे दायरे से बाहर का विषय है। लेकिन हाँ, मैं जो देख पा रहा हूँ और मेरी समझदारी ये कहती है कि जाति खत्म होने के पहले जाति के नाम पर एक चेतना, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बोध की चेतना, वो जरूरी थी और वर्तमान समय हमें वहां खड़ा दिख रहा है। अब धीरे-धीरे हर तबके में, जैसे रजनी कोठारी की टर्मिनोलॉजी को उधार लेकर कहें, तो एक ज़माने में जब ये 80-90 के बाद के दशक में राजनीति में जाति का सवाल केंद्र में आया, तो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के लोग, उन्होंने कहा कि राजनीति का जातिवादीकरण हुआ। तो रजनी कोठारी जैसे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा नहीं, जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। तो वह जब राजनीतिकरण होगा, सांस्कृतिकाइजेशन होगा उनका, तो उनको अपने अधिकार, न्याय, बराबरी के लिए लड़ता हुआ आप देखेंगे। और जब उन्हें आप कोई कोई पासी, मल्ला, निषाद, धोबी, नाई, बढ़ई, इसकी जाति का व्यक्ति जब आएगा, हक मांगेगा, तो लगेगा कि ये देश सबका देश बन रहा है। क्योंकि उसके पहले वो जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज एक आंकड़ा था, अब वो अपना शिक्षा, रोजगार, हक, अधिकार मांग रहा है, तो राष्ट्र मजबूत हो रहा है। तो पहला स्टेज तो पंकज दा ये है कि जातिगत चेतना, कि इसके नाम पर अगर गैर बराबरी हुई है, तो इस गैर बराबरी को दूर करके बराबरी तक आए, हम भी एक बराबर के हिस्सेदार बने। इस फेज में हम खड़े हैं और यहां से एक सकारात्मक दृष्टि दिख रही है। हो सकता है कि 100-200 साल बाद एक ऐसा फेज भी आए जो कास्टलेस सोसाइटी में तब्दील हो जाए। शायद हम अपने को डी कास्ट कर लें। जैसे मैं एक ओबीसी कम्युनिटी में एक ज्यादा आबादी वाली जाति से हूं, तो मैं कम से कम इतना डी कास्ट हो जाऊं कि एक अति पिछड़ा समुदाय को लेकर के मेरी समझदारी बदले, कि अगर वो न्याय मांगे तो मुझे ये ना लगे कि वो मेरिट से समझौता कर रहा है, वो जातिवाद कर रहा है, मैं उसे गाली दूं। ये खत्म होगा तो एक उस दिशा में सोसाइटी बनेगी जो बननी चाहती। अब आपके पहले सवाल पर आते हैं। सियासत में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले भी ये बयान दिया कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को अभी रुचि नहीं है क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। अखिलेश यादव खासे नाराज दिखे दो वजहों से, मुझे जहां तक लगता है। एक वजह तो ये कि मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं हो पाया, ठीक है। उनकी नाराजगी ये थी कि भाई बुलाया क्यों था, 1 बजे रात तक मीटिंग क्यों की, बाद में अगले दिन सूची जारी होगी, ठीक है। ये भी मुझे लगता है कुछ दिन बाद खत्म हो जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान, वो सुर्खियों में सपा पर हमला करने के लिए जाने जा रहे हैं, वो बीजेपी पर कम हमला कर रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि भाई सेंट्रल लीडरशिप से हमारी बात हुई, इंडिया गठबंधन पे इसका कोई असर नहीं होगा। जयंत चौधरी ने भी एक नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अपने साथी दलों को अगर विधानसभा चुनाव में एकोमोडेट कर लेती, एक एक, दो दो, चार चार सीटें दे करके, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, असल में आप संख्या को जोड़ करके खासकर बीजेपी से तो जंग नहीं लड़ पाएंगे। विचारों को जोड़ना पड़ेगा, समीकरण जोड़ना पड़ेगा, यानी गणित की बजाय रसायन सूत्र ज्यादा लगेगा। इंडिया गठबंधन शायद उस जगह पर अभी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। मिसाल के तौर पर एक टिप्पणी कर ही दूं पंकज दा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, सोशल मीडिया कमेटी है, सब कुछ है। उस कमेटी की अगर महीने में 2 बैठकें भी हो जाती और उसका 2 प्रेस विज्ञप्ति आ जाती, कोई 2 इवेंट आ जाता, बाकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ती रहती, तो शायद ये नाराजगी का मौका नहीं मिल पाता और इससे एक तालमेल बना रहता। लेकिन मेरी विचार की बात यही होगी कि बड़ा दिल कांग्रेस भी दिखाए, बड़ा दिल क्षेत्रीय दल भी दिखाएं, क्योंकि कल को 24 के चुनाव के बाद अगर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की भाषा में कहें तो अगर संविधान बदल ही जाएगा, तो शायद हमको दोष देने का भी, मूल्यांकन करने का भी वक्त नहीं बचेगा कि ज्यादा दोषी क्षेत्रीय दल थे या ज्यादा दोषी कांग्रेस थी। सबको एक समझदारी के साथ बैठना होगा। और बिहार, शायद नीतीश कुमार जैसे प्रधानमंत्री आज कितने हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, वो महिला विरोधी साबित कर रहे हैं, वो कितना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जाति जनगणना पे बोल नहीं सकते, 1 साल में 5 लाख नौकरी दी, इस पे बोल नहीं सकते। तो अभी भी मुझे लगता है कि यहां से एक रास्ता निकलेगा। मुझे अभी भी भरोसा है राहुल गांधी के नेतृत्व पर, नीतीश कुमार के अनुभव पर, अखिलेश, जयंत चौधरी, इन सब के समझदारी पर मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे दल फिर से बैठेंगे और जो गलतियां हुई, जो खाइयां बन रही हैं, दरार बन रही है, इसको पाटेंगे। क्योंकि अगर नहीं पाटेंगे तो नुकसान सबका है, ये बात तय है। शुक्रिया।